नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कमलेश। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि 25 सितंबर को सीजीपीएससी द्वारा वृत्ति एग्जाम का आयोजन किया जाना है। तो इसी के संदर्भ में हम आपके लिए प्रतिदिन कुछ न कुछ वीडियो लेकर आते ही रहते हैं दोस्तों। तो इसी के संदर्भ में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन भाग 9। जी हाँ, इससे पहले हमने सामान्य अध्ययन से संबंधित कुल 8 वीडियो बना चुके हैं। यदि आप नहीं देखे होंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको देखने को मिलता ही रहेगा। और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का वह विद्रोह कौन सा है जिसे बस्तर का मुक्ति संग्राम के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए, इसका जो ऑप्शन होगा, ए कोल विद्रोह, बी लिंगागिरी विद्रोह, सी तारापुर विद्रोह, डी परलकोट विद्रोह। तो आपको बताना यह है दोस्तों कि बस्तर का मुक्ति संग्राम के नाम से किस विद्रोह को जाना जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा, चलिए आप भी बताइए और कोशिश कीजिए उत्तर देने का। ठीक है, चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, उत्तर गलत हो या सही हो, वो बात की बात है दोस्तों। फिलहाल हम यहाँ पे आपको पूरी तरह से समझाएंगे, डिटेल्स पूरा देंगे। इससे आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर क्लियर हो जाएगा। और यकीन मानिएगा, आप एग्जाम तक बहुत ही अच्छी तरीके से मेच्योर हो जाएंगे, एग्जाम देने लायक आप हो जाएंगे। ठीक, तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, लिंगागिरी विद्रोह। ठीक है, तो लिंगागिरी विद्रोह को जो है बस्तर का मुक्ति संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, इसके बारे से हम आपको और डिटेल्स बताते हैं। देखिए, लिंगागिरी विद्रोह ये एक प्रकार का जनजाति विद्रोह है दोस्तों, इसे आप ध्यान रखेंगे। बस्तर का महान मुक्ति संग्राम, आपको बता दूं, यहाँ मैं जितने भी क्वेश्चन लिया हूँ सभी पीएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इससे लाइटली बिल्कुल मत लीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए, लिंगागिरी जनजाति विद्रोह जो कि 1856 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, और इसके यदि हम कारण की बात करते हैं तो अंग्रेजों का शोषण का नीति, आपको पता ही होगा, अंग्रेज जो है भारत का शोषण किया है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी स्तर पे। तो इसी शोषणकारी नीति की वजह से जो है लिंगागिरी विद्रोह हुआ। अब इसका जो नेतृत्व करता जो है वो है घुरवा राव माड़िया। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, घुरवा राव माड़िया है इसके नेतृत्व करता। और यदि घुरवा राव माड़िया की बात करें तो ये जो है बस्तर क्षेत्र में लिंगागिरी तालुका पड़ता है, वहां के जो घुरवा राव माड़िया जो है तालुकाधिपति है। इस चीज को भी आप ध्यान में रख लेंगे। अब यदि हम इसके शासक की बात करते हैं तो देखिए, काकतीय शासक या काकतीय वंश की स्थापना की बात करते हैं तो 1324 ईस्वी में काकतीय वंश की स्थापना बस्तर क्षेत्र में हो जाता है। देखिए, इस समय काकतीय शासक जो है भैरमदेव थे। भैरमदेव के कार्यकाल की बात करें तो 1853 से 1851 है। और यदि हम बात करते हैं लिंगागिरी विद्रोह का, तो देखिए, लिंगागिरी विद्रोह जो है 1856 में हुआ, और 3 मार्च 1856 को धुरवा राव माड़िया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी के साथ ही साथ 460 माड़िया जनजातियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, और 5 मार्च 1856 को धुरवा राव माड़िया को फांसी दे दिया जाता है। तो इसे भी आप ध्यान रख लेंगे कि धुरवा राव माड़िया को कब फांसी दिया गया, तो धुरवा राव माड़िया को जो है 5 मार्च 1856 को फांसी दे दिया गया। तो इसे आप याद कर लेंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो समय पूछता है, इसकी समय घटना जो है कब घटित हुआ है। 5 मार्च 1856 धुरवा राव माड़िया को फांसी दे दिया गया। नेतृत्वकर्ता धुरवा राव माड़िया है, इतना आप याद रख लेंगे। एक चीज और देख लीजिएगा, बस्तर का स्वतंत्रता संग्राम जो है मुड़िया विद्रोह को कहा जाता है। ठीक है, ये ऐसा पूछा जाता है कि मुड़िया विद्रोह जो है उसे और किस नाम से जाना जाता है, तो मुड़िया विद्रोह को जो है बस्तर का स्वाधीनता संग्राम के नाम से जाना जाता है, और वही लिंगागिरी विद्रोह को बस्तर का महान मुक्ति संग्राम के नाम से जाना जाता है। और आपको मैं बता देता हूं दोस्तों कि धुरवा राव माड़िया को बस्तर का द्वितीय शहीद कहते हैं। ठीक, बस्तर क्षेत्र का ध्यान रखेंगे। वैसे छत्तीसगढ़ में बात करते हैं तो अलग हो जाएगा। ठीक है, बस्तर क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं तो धुरवा राव माड़िया को द्वितीय शहीद के नाम से जाना जाता है। और वही प्रथम शहीद की हम बात करते हैं तो प्रथम शहीद होंगे गेंद सिंह। ठीक है, गेंद सिंह जो है परलकोट विद्रोह के नेतृत्व किया है, और गेंद सिंह को 20 जनवरी 1825 ईस्वी को फांसी दे दिया जाता है। और गेंद सिंह को बस्तर का प्रथम शहीद व धुरवा राव माड़िया को बस्तर का द्वितीय शहीद कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, बिलासपुर में राउत नाचा का प्रारंभ कब हुआ था? तो राउत नाचा जो कि एक महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। बिलासपुर में राउत नाचा का प्रारंभ कब हुआ, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, 1978। आपको बता दें कि राउत नाचा जो है यादव समुदाय के द्वारा किया जाता है, और ये जो है दीपावली से प्रारंभ इसका हो जाता है। तो ये 2 पॉइंट को ध्यान रखेंगे। और आपको बता दूं कि जो यादव समुदाय है अपने आप को कृष्ण के वंशज के रूप में पहचानते हैं। तो ये 3 पॉइंट है, ध्यान रख लेंगे।
तो राउत नाचा महोत्सव जो है 1978 से प्रारंभ हुआ। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसमें आपको और भी कुछ कुछ बातें बता दूं। यदि इसके प्रारंभ की बात करता हूं तो 1978 से तो प्रारंभ हुआ, लेकिन प्रारंभकर्ता की बात करते हैं किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ, तो ये जो है BR यादव, ध्यान रखेंगे, सबसे पहले जो है राउत नाचा का नींव रखा। और इसके पीछे जो उद्देश्य था वो है यादव समुदाय में सामुदायिक भावना का विकास करना। ठीक है, इतना आप ध्यान में रख लेंगे। एक बात और बता दूं आपको कि 1985 ईस्वी से इसे नियमित रूप से पहले भी स्टार्ट हो गया है, लेकिन 1985 से बिलासपुर, ध्यान रखेंगे, बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल के प्रांगण में या मैदान में इसका आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। तो इतना बात को आप ध्यान रख लेंगे। और एक बात और बता देता हूं, नवंबर 2021 में 44वां राउत नाचा महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है, 44वां राउत नाचा महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो ये इतना सारा फैक्ट है, ध्यान रख लेंगे। एक बार और फिर से बता देता हूँ, राउत नाचा जो कि यादव समुदाय यानी कि कृष्ण, जो खुद को कृष्ण के वंशज मानते हैं, दीपावली के समय प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभकर्ता की यदि बात करते हैं तो सबसे पहले न्यू जो है BR यादव, जो कि उस समय के तत्कालीन मंत्री भी रह चुके हैं। ध्यान रखेंगे, इनका उद्देश्य था यादव लोगों को सामाजिक रूप से संगठित करना। 1985 से लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है और वर्तमान आज तक भी चलन में है। हाल ही में यानी कि नवंबर 2021 में 44वां राउत नाचा महोत्सव का आयोजन किया गया है। और अभी जो 2022 में होगा, ध्यान रखेंगे, 2022 में 45वां राउत नाचा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ये दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में देहरौरी व्यंजन कब बनाया जाता है? ऑप्शन ए दीपावली, बी नवाखाई, सी विवाह, डी पितृपक्ष। तो देखिए देहरौरी व्यंजन, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि देहरौरी व्यंजन होता क्या है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में देहरौरी व्यंजन को देसी रसगुल्ला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में देहरौरी व्यंजन को देसी रसगुल्ला के नाम से जाना जाता है। यह एक मीठा पकवान है जो कि चाशनी में डुबोकर बनाया जाता है। और यह जो है चावल के आटे से बनाया जाता है। इसको आप ध्यान रख लेंगे, चावल के आटे से बनाया जाता है, मीठा है, रसगुल्ला के समान ही बनाया जाता है इसे, इसलिए इसको देसी रसगुल्ला कहा जाता है। अब बात आती है कि कब बनाया जाता है। तो देखिए कब बनाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पितृपक्ष में इसको बनाया जाता है। आपको बता दूं कि प्रत्येक वर्ष पितृपक्ष मनाया जाता है। और पितृपक्ष जो है क्वार माह या इसी को बोला जाए अश्विन माह में मनाया जाता है। तो अश्विन माह के कृष्ण पक्ष प्रथम से लेकर 15वां दिन की अमावस्या तक पितृपक्ष यानी कि मनाया जाता है। इसी को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, ध्यान रख लेंगे। तो ध्यान रख लेंगे, देहरौरी व्यंजन पितृपक्ष में मनाया जाता है। ठीक, देख लिए ये जो है देहरौरी है जो कि चाशनी में लिखे डूबा हुआ है, देसी रसगुल्ला के समान दिखाई भी दे रहा है दोस्तों। तो ये जो है इसका इमेज है, आप ध्यान रखेंगे इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बंगाल नागपुर कॉटन मिल हड़ताल के नेतृत्वकर्ता थे। छत्तीसगढ़ में जो BNC मिल है उसमें जो हड़ताल हुआ है उसके नेतृत्वकर्ता कौन है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, ठाकुर प्यारेलाल सी। ध्यान रखेंगे, ठाकुर प्यारेलाल सी जो है इसके नेतृत्व करता है। और आपको ये भी बता दूं कि टोटल 3 BNC मिल मजदूर आंदोलन हुआ है। कब कब हुआ है, चलिए मैं आपको फिर से बता देता हूं। देखिए इसका जो आयोजन है, इसका जो हड़ताल है वो सर्वप्रथम 1920 में आयोजन हुआ जो कि 37 दिनों तक चला। नेतृत्व करता ठाकुर प्यारेलाल सिंह। और आपको बता दूं ठाकुर प्यारेलाल सिंह को सहकारिता के जनक भी कहे जाते हैं। यदि दूसरा BNC मिल मजदूर आंदोलन की बात करूं, 1924 में हड़ताल हुआ, कारण था अंग्रेजों का दमनकारी नीति। और उसके बाद तीसरा हम आंदोलन देख रहे हैं वो है 1937 में है। इसका जो कारण था वो है वेतन। तो यहाँ पे राजूलाल शर्मा और राघवा वाघमारे जो है नेतृत्व किए हैं। तो ऑलमोस्ट देखेंगे ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो है राजनांदगांव से संबंधित है। और 3 मजदूर आंदोलन हुआ है छत्तीसगढ़ में, 1920, 1924 और 1937। इन तीनों को याद रख लेंगे, डेट को याद रख लेंगे। तीनों का मुख्य नेतृत्वकर्ता ठाकुर प्यारेलाल सिंह है, लेकिन यहाँ पे 2 नाम और याद रख लेंगे। 1937 के मिल आंदोलन में राजूलाल शर्मा और राघवा वाघमारे नेतृत्व भी किए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। चलिए आगे देखते हैं।
निम्नलिखित पेय पदार्थों में कौन सा जनजातीय पेय पदार्थ नहीं है? तो बताइए, जनजातीय पेय पदार्थ मतलब ये एक प्रकार का देसी शराब है, ध्यान रखिए इसको। देसी शराब भी कह सकते हैं, और जनजातीय लोग देसी शराब को पीने में माहिर होते हैं। मतलब छत्तीसगढ़ की संस्कृति में शराब का सेवन जो है परंपरा का एक विषय बना हुआ है। ठीक, तो अब हमको ये देखना है कि कौन सा जनजातीय पेय पदार्थ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए कोसमा, ऑप्शन नंबर बी ढेरसा, ऑप्शन नंबर सी हांडिया और ऑप्शन नंबर डी ताड़ी है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, चलिए बताइए, आप भी कोशिश कीजिए दोस्तों कि 5 का उत्तर क्या। आप चाहे तो कमेंट्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं कि 5 का ए, 6 का बी, 7 का डी, ऐसा समथिंग जो भी उत्तर है वो आप पहले क्वेश्चन नंबर लिखिए और उसके बाद उसका ऑप्शन लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी ढेरसा। देखिए कैसे, ढेरसा जो है छत्तीसगढ़ का पेय पदार्थ नहीं है। तो कौन कौन सा पेय पदार्थ है आपको बता दूं कि कोसमा जो है छत्तीसगढ़ की जनजातियों का पेय पदार्थ है। कोसमा जो है उराव जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, उराव जनजाति लोग जो है कोसमा का सेवन करते हैं। हांडिया की बात करूं तो पहाड़ी कोरवा या कोरवा जनजाति लोग जो है हांडिया पेय पदार्थ का उपयोग करते हैं। ताड़ी जो है बैगा जनजाति के लोग इसका उपयोग करते हैं। तो ये 3 याद रखेंगे, कोसमा, हांडिया, ताड़ी। इसके अलावा और भी पेय पदार्थ है जनजातियों का, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एक होता है सल्फी और दूसरा जो है वो है पेज। तो कुल 5 पेय पदार्थ की यदि हम बात करते हैं तो कुल 5 पेय पदार्थ हमें खासतौर पर देखने को मिलता है, जिसमें कोसमा, हांडिया, ताड़ी। कोसमा जो है उराव का है, हांडिया जो है कोरवा जनजाति का है, ताड़ी जो है बैगा जनजाति का है, और वही बात करें सल्फी, तो सल्फी जो है मुड़िया और माड़िया। ध्यान रखेंगे, मुड़िया और माड़िया जनजाति जो है सल्फी का उपयोग करता है। और वही पेज की बात करूं तो पेज जो है गोंड जनजाति के लोग पेज का उपयोग करते हैं। तो ध्यान रखेंगे ये कुल 5 जो है प्रमुख रूप से पेय पदार्थ है जो छत्तीसगढ़ के जनजातियों का प्रमुख या महत्वपूर्ण पेय है। ओके, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी ढेरसा। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों हमारे अकेडमी सीजीपीएससी ड्रीम अकेडमी के द्वारा टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 5 सितंबर से प्रारंभ हो चुका है। दोस्तों यदि आपने अभी तक टेस्ट सीरीज को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। इसका जो शुल्क है 149 रुपये मात्र है। इसमें आपको दोनों अलग अलग टेस्ट है, जिसमें सीजीपीयून का टेस्ट जो कि 150 अंकों का होगा, पूरा सिलेबस के अनुसार होगा, और वहीं सीजी टेट की बात करते हैं दोस्तों तो ये भी सिलेबस के अनुसार होगा 150 अंकों का। तो दोनों का टेस्ट का जो रेट है वो है 149 रुपये। ध्यान रख लीजिएगा, इसमें आपको पीडीएफ भी मिलेगा, सॉल्यूशन भी मिलेगा दोस्तों। और आप अभी तक टेस्ट सीरीज को नहीं खरीदे हैं तो आप खरीद लीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेस्ट सीरीज से हम अपना तैयारी को और अच्छे से आकलन कर पाते हैं कि हम कहाँ तक तैयार हो पाए हैं। और एग्जाम में कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज का बहुत ही बड़ा भूमिका होता है। जितने लोग भी सफल हुए हैं आप सभी के मुंह से सुनेंगे दोस्तों, सभी बोलते हैं कि टेस्ट सीरीज कंटिन्यू देते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एग्जाम आया है तभी हम टेस्ट सीरीज देंगे, नहीं, आप हमेशा टेस्ट सीरीज को लीजिए, चाहे कहीं से भी टेस्ट सीरीज लीजिए, आप लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे एग्जाम में टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा योगदान होता है दोस्तों। ठीक है, तो आप यदि चाहते हैं हमारा टेस्ट सीरीज लेना तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा टेस्ट सीरीज का, आप फॉर्म भर लेंगे, पेमेंट कर लेंगे, तो आपको जो है सीजीपीयून या जो भी आप चाह रहे हैं सीजी टेट, उसका आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अब इसमें हमको करना क्या है, सही कालानुक्रम में हमको जमाना है दोस्तों। देखिए, छत्तीसगढ़ के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। सबसे पहले जो है हलवा विद्रोह, दूसरा परलकोट के जमींदार गेंसी को फांसी, तीसरा जो है सिपाही विद्रोह की शुरुआत, चौथा जो है छत्तीसगढ़ में मराठों का आक्रमण, पांचवा मुड़िया विद्रोह, छठवां रतनपुर की स्थापना और सातवां जो है शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी। तो चलिए देखिए, आपसे ये तभी बनेगा, देखिए इतना सारा आप पढ़ पाओगे। आपको मैं बता दूं सीजीपीएससी एडवांस हो चुका है और काफी हाई लेवल का क्वेश्चन भी पूछता है। हालांकि सीजीपीओन की यदि मैं बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि इतने टफ लेवल में जाएगा, फिर भी से आपको सतर्क रहना भी चाहिए। ठीक है, तो इसी के लिए मैं 2000 पिछला जो पीएससी का एग्जाम होता है उसी का ही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं 2021 का। ठीक है, तो चलिए बनाने की कोशिश करते हैं इसको। अगर आपको भी पता है चलिए बताइए इसका उत्तर सही क्या होगा। देखिए, छत्तीसगढ़ के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार यदि हम करते हैं तो हलवा विद्रोह की हम बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, हलवा विद्रोह। देखिए, हलवा विद्रोह जो है 1774 से 1777 ईस्वी तक चलता है ये। ठीक, दूसरा परलकोट के जमींदार गेंसी को फांसी जो है 20 जनवरी
1825 को दिया जाता है। सिपाही विद्रोह का बात करूं तो सिपाही विद्रोह का शुरुआत जो है ना वो 1858 में प्रारंभ हो जाता है। मराठों का आक्रमण, यदि हम छत्तीसगढ़ में मराठों का आक्रमण करते हैं देखते हैं तो ये हो जाएगा 1741 ईस्वी। आपको पता है भास्कर पंत जो है सर्वप्रथम जो मराठों के सेनापति थे, छत्तीसगढ़ में आक्रमण करते हैं 1741 ईस्वी में। मुड़िया विद्रोह की बात करते हैं तो मुड़िया विद्रोह जो है 1876 ईस्वी में होता है। रतनपुर की स्थापना जो कि 1050 ईस्वी में कृष्णदेव प्रथम द्वारा इसका स्थापना किया जाता है। वही शहीद वीर नारायण सिंह की फांसी की बात करते हैं तो इन्हें जो है फांसी 10 दिसंबर 1857 को फांसी दे दिया जाता है। चलिए अब कार्यक्रम की बात करते हैं कि कौन सा घटना पहले आया है। अब यहाँ से तो हमको समझ कौन सा घटना पहले आएगा। देखिए सबसे पहले देखिए हमको 1050 इसमें रतनपुर की स्थापना, तो ऑप्शन को देखिए पहले, तो ऑप्शन में छठवा तो बी ही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। कंफर्म कर लेते हैं और आगे देखिए इसके बाद 4 है तो देखिए 1741 के बाद हम देख रहे हैं अब 1774 से 77 यानी कि पहला हाँ है। उसके बाद हमने देखा 1825 यानी कि पहले के बाद दूसरा के बाद देख रहे हैं 25 के बाद 1857 यानी कि सातवां, फिर तीसरा हो जाएगा सिपाही विद्रोह और उसके बाद पांचवा हो जाएगा मुड़िया विद्रोह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहिएगा। ये तभी बनेगा जब आप सब कुछ अच्छे से पढ़ चुके हैं, और जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप तो पढ़ चुके ही होंगे, है ना। तो ऐसे में आपका क्वेश्चन बन जाएगा, बस थोड़ा सा धैर्य के साथ आपको इस तरह का क्वेश्चन को बनाना रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हल षष्ठी त्योहार क्यों मनाया जाता है। तो देखिए हल षष्ठी त्योहार क्यों मनाया जाता है उससे पहले मैं आपको बता दूं हल षष्ठी त्योहार कब मनाया जाता है। तो हल षष्ठी का त्योहार जो है भाद्र माह, ठीक है, भाद्र माह जिसे हम भादो माह भी बोलते हैं, तो भादो माह के कृष्ण पक्ष और कृष्ण पक्ष के छठवीं को हल षष्ठी का त्योहार मनाया जाता है। तो भाद्र माह के कृष्ण पक्ष के छठवीं, ठीक है, छठवीं को हल षष्ठी का त्योहार मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो पुत्र की दीर्घ आयु के लिए इस त्योहार को मनाया जाता है, जहां माताएं, ध्यान रखेंगे, माताएं अपने संतान के लिए व्रत रखती है, ठीक। और एक मुख्य बात याद रखेंगे इसमें, पसहर चावल, तो इस त्योहार में महिलाएं जो है पसहर चावल का उपयोग करते हैं। ये भी पूछा जाता है कि पसहर चावल किस त्योहार में खासतौर पे उपयोग किया जा रहा है या किया जाता है, तो इसे ध्यान रखेंगे। तो ये है पुत्र की दीर्घ आयु के लिए हल षष्ठी त्योहार मनाया जाता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, बोधघाट परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर को चुनिए। तो देखिए कथन एक है यह इंद्रावती नदी पर स्थित है, तो हाँ बोधघाट परियोजना जो है इंद्रावती नदी पे स्थित है। और आपको बता दो इंद्रावती नदी पे एक जलप्रपात भी है, तो बहुत ही प्रमुख जलप्रपात है, वो है चित्रकूट जलप्रपात। इस परियोजना से लाभ पाने वाले जिले दंतेवाड़ा, सुकमा एवं बीजापुर होंगे। कथन नंबर 3, इस परियोजना की प्रस्तावित सिंचाई क्षमता 3,66,580 हेक्टेयर। इस परियोजना की प्रस्तावित विद्युत उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, चारों सही होगा, आपको डिटेल्स और दूंगा आगे। आपको पहले ये बता देता हूँ कि इंद्रावती नदी पे जो है सिंचाई क्षमता जो कि 3.66 हेक्टेयर है, 1000 हेक्टेयर, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। चित्रकूट की यदि हम उद्गम की बात करते हैं, ध्यान रखेंगे, चित्रकूट से संबंधित मैं और जानकारी दे देता हूँ। यदि हम चित्रकूट की उद्गम की यदि मैं बात करता हूँ तो इसका जो उद्गम होता है उड़ीसा से होता है, उड़ीसा के मुंगेर पर्वत, ध्यान रखेंगे, मुंगेर पर्वत, कालाहांडी जिला, ठीक है, उड़ीसा, इसे याद रख लेंगे। और यदि हम विसर्जन की बात करते हैं तो विसर्जन जो है गोदावरी नदी, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ के पश्चिमी सीमा को बनाते हुए प्रवाहित होता है, ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो उद्गम और विसर्जन को ध्यान रख लीजिए। यहाँ पे एक चित्रकूट जल प्रपात भी है, इसे भी आप ध्यान रख लेंगे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन सही है। देखिए बोधघाट परियोजना, तो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी जो है बोधघाट परियोजना का फिर से प्रारंभ किया। ये पहले अधर में अटकी हुई थी, लेकिन भूपेश जी जो है इसको फिर से चालू करवाए हैं प्रोजेक्ट को, ठीक है। बोधघाट ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका लाभ सिर्फ बस्तर के लोगों को ही मिलेगा,
बस्तर वासियों से चर्चा कर तैयार की जाएगी पुनर्वास व विस्थापन की नीति। ठीक, 40 वर्षों से लंबित इस प्रोजेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया था अधर में लटकी हुई थी, तो 40 वर्षों से लटकी हुई थी, अब इसको फिर से वापस पुनर्जीवित किया जा रहा है। तो 66,580, ध्यान रखेंगे 3,66,580 हेक्टेयर की सिंचित सिंचाई क्षेत्र के लिए जल आपूर्ति कराएगा। ठीक, ये आप देख सकते हैं बोधघाट परियोजना का ही फोटो है, तो इन सब चीजों को आप ध्यान में रख लेंगे। ठीक, चलिए, मानदर किस वर्ग का वाद्य यंत्र है? तो देखिए मानदर जो है ये अवनद्य वर्ग के वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। छत्तीसगढ़ में भी हम पढ़ते हैं दोस्तों, लोक कला संस्कृति में वाद्य यंत्र के बारे से 4 भागों में इसे बांटा गया है, जहाँ तत्, वितत, अवनद्य, सुशिर, ये जो 4 मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्र कहलाते हैं। मानदर क्या होता है? तो मानदर क्या होता है, एक खोखला होता है, सिलेंड्रिकल टाइप का होता है, और इसके दोनों तरफ या एक तरफ जो है चमड़े का क्या किया जाता है, चमड़े का सीट लगाया जाता है और उसी पे डंडा या हाथ के सहारे से ठोक कर बजाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे जो मानदर जो है अवनद्य वर्ग का वाद्य यंत्र होंगे। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये मानदर का एक तस्वीर है, आप देख रहे होंगे। देखिए यदि हम इसके लेफ्ट और राइट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है चमड़ा लगाया जाता है। ठीक है, चमड़ा यहाँ पे लगाया जाता है, काला काला देख रहे हैं चमड़ा है, और इसी पे ठोक बजाकर क्या किया जाता है, ध्वनि निकाला जाता है। तो ध्यान रखेंगे। इसके बारे से और डिटेल्स देता हूं मैं आपको। देखिए जो वाद्य यंत्र है उसको कई भागों में बांटा गया है, जिसमें से प्रमुख तो 4 है, मैं आपको बताया। अब देखिए इसमें तत् जो है ऐसे, तत् मतलब इस प्रकार का वाद्य यंत्र होगा जैसे सितार है, गिटार है, इसमें हम तार लगा देते हैं और तार को छेड़कर हम ध्वनि निकालते हैं। देखिए इसका जो होगा उदाहरण तंबूरा, इकतारा, धनकुल, किकरी, ये सब है। वितत का मतलब ये होता है एक खोखले डब्बे नुमा होती है और जिसे जो है कमानी आघात देकर हम बजाते हैं। इसमें सारंगी आता है, चिकारा आता है, ठिसकी आता है। ठीक, सुशिर, सुशिर मतलब उस प्रकार के वाद्य यंत्र होगा जिसे हम क्या करते हैं, फूंक कर या हवा के दबाव में इसे बजाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये उदाहरण देखिएगा, ये अलगोजा होता है दोस्तों। अलगोजा बहुत ही प्रमुख वाद्य यंत्र है बस्तर क्षेत्र से संबंधित खास तौर पे। तो बांसुरी, शंख, तोड़ी, तुरही, बीन, ये सब जो है सुशिर वाद्य यंत्र में आते हैं। अवनद्यों का मतलब ये होता है जिसमें खाल चढ़ी होती है, जैसे मैं अभी को बताया ढोल, डमरू, मृदंग, मांदर, तो ये सब जो है अवनद्य वाद्य में आते हैं। धन की बात करूं मतलब या तो लकड़ी का होगा या मेटल का होगा जिसे हम क्या करते हैं आघात देकर बजाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसको बोलते हैं मंजीरा, और इस मंजीरा को क्या करते हैं, ठोक कर बजाते हैं और ये आवाज करता है। तो देख लीजिए यहीं पे ये जो है अवनद्य है, ये भी अवनद्य वाद्य यंत्र है, ये जो है धन वाद्य यंत्र है, और ये जो है सुशिर वाद्य यंत्र। तो ये सारे वाद्य यंत्र को आप अच्छे से याद कर लेंगे और एग्जाम में वाद्य यंत्र से एक क्वेश्चन आना लगभग तय रहता ही है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से सही युग्म का चयन कीजिए। अब सही युग्म का चयन करना है हमें, तो क्या हो जाएगा बताइए। सोमवंश जो कि सिरपुर से संबंधित है, बाणवंश जो कि पाली से संबंधित है, छिंदक वंश जो कि चक्रकोट, और काकती वंश यदि हम बात करते हैं काकती वंश तो ये चला जाता है मंदोता। ध्यान रखेंगे। तो छिंदक नागवंश की राजधानी चक्रकोट है, ध्यान रखेंगे। तो सोमवंश, बाणवंश, छिंदक नागवंश और काकती वंश ध्यान रखेंगे। तो ए का दो मतलब बी और सी में से कोई एक है, और बी का देख लेते हैं तो बी का एक है, तो बी का भी एक है, और सी की बात करते हैं तो छिंदक नागवंश सी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो चितवा डोंगरी जो कि राजनांदगांव जिला में पड़ता है, और यहाँ पे चितवा डोंगरी में शैल चित्र का खोज किसने किया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगवान सिंह बघेल एवं रमेंद्रनाथ मिश्र। ये 2 का नाम याद रख लेंगे जो कि चितवा डोंगरी के शैल चित्र को खोज किए हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम किस विभाग की योजना है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है योजना और विभाग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको योजना के साथ साथ अब विभाग याद करना है, और साथ ही साथ ये कब प्रारंभ हुआ और इसका उद्देश्य क्या है। तो इन सब चीजों को आप याद रखेंगे जब भी योजना को पढ़ेंगे। तो चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम किस विभाग की योजना है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महिला एवं बाल विकास विभाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कांगेर घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है,
तो हाँ है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। कांगेर घाटी एक जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। और ऑप्शन नंबर कथन 3, कांगेर घाटी तीरथ जलप्रपात से आरंभ कर पूर्व में उड़ीसा की सीमा कोलाब नदी तक फैला हुआ है। कोलाब नदी का मतलब यह है सबरी नदी, ध्यान रखेंगे। सबरी नदी को जो है कोलाब नदी भी कहा जाता है। ठीक, तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो है, तीनों सही है। ठीक है, तीनों सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक, एक, दो व तीन सभी सही है। ठीक है, आपको बता दूं कांगेर घाटी जो है ना बायोस्फीयर रिजर्व जो 1982 ईस्वी में 1982 ईस्वी में ये जो है एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान था। लेकिन वर्तमान में नहीं है। और वर्तमान की बात करता हूं मैं, तो वर्तमान में जो है अचानकमार अमरकंटक, ठीक है, अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है। और ये जो है 2005 में घोषित हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में अभी केवल अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व है। और कांगेर घाटी बायोस्फीयर रिजर्व जो है पहले था, अब वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। लेकिन आयोग जो है ना दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो सी लिए थे। इसको भी आप ध्यान रख लेंगे। कथन 1 और 3 को सही माने, लेकिन कथन 2 को जो है गलत माने थे। तो इस दोनों बातों को आप ध्यान में रख के चल लेंगे। लेकिन वर्तमान में जो सही है उस हिसाब से कथन 1, 2, 3 तीनों सही होगा। ओके, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की द्वितीय महिला शासक या शासिका थी, ध्यान रखेंगे। कथन 2, प्रफुल्ल कुमारी देवी का राज्याभिषेक सन 1916 में हुआ था और राज्याभिषेक के समय प्रफुल्ल कुमारी देवी की आयु जो है 12 वर्ष थी। तो आपको बता दूं प्रफुल्ल कुमारी देवी जो है काकतीय वंश से संबंधित थी, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा, ये द्वितीय महिला शासिका नहीं थी, प्रथम महिला शासिका थी। और दूसरी बात यह है, इनका जो राज्याभिषेक 1916 में ना होकर 1922 में हुआ था। ठीक है, और आयु 12 वर्ष की थी जब इनका राज्याभिषेक हुआ। तो इस हिसाब से उत्तर जो है 1 और 2 गलत, लेकिन कथन 3 सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे से और आपको बताता हूं मैं। देखिएगा, प्रफुल्ल कुमारी देवी के बारे से बात हो रही है। 1922 में सत्ता संभाली, 12 वर्ष की आयु में, छत्तीसगढ़ का प्रथम कम आयु की शासिका और छत्तीसगढ़ की एकमात्र भी है। अल्प आयु में सत्ता यानी कि 12 वर्ष की आयु में सत्ता को प्राप्त किया। प्रताप राजदेव के समय में प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था। अंग्रेजों ने बस्तर को निजामिस्तान बनाना चाहा जहां 40% मुस्लिम हो। अंग्रेजों के इस मंसूबे को प्रफुल्ल कुमारी देवी ने असफल किया था। तो ये उनका योगदान है, ध्यान रख लेंगे। और छत्तीसगढ़ का प्रथम महिला शासिका इन्हें कहा जाता है। और इनका जो विवाह है प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव से होता है। और 1936 की बात करता हूँ, अपेंडिक्स की इलाज के दौरान लंदन गई थी और वहीं इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये सारा फैक्ट है प्रफुल्ल कुमारी देवी के बारे से, आप याद रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह का वीडियो आपको मिलता ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, महानदी का मैदान निम्नलिखित में फैला हुआ है। तो यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो देखिए ये छत्तीसगढ़ का मैप है। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ के मैप को यानी छत्तीसगढ़ के भौतिक प्रदेश को कुल 4 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। तो एक जो होता है पूर्वी बघेलखंड का पठार, एक जो है पूर्वी बघेलखंड का पठार, एक जो है पाट प्रदेश, फिर उसके बाद आता है महानदी बेसिन और उसके बाद जो अंतिम में है वो दंडकारण्य का पठार। तो 4 भागों में बांटा गया है। इसे हम बोलते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, इसको बोलते हैं जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ये जो है महानदी बेसिन है और ये दंडकारण्य का पठार। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे, पूर्वी बघेलखंड का पठार, जयपुर सामरी पाट प्रदेश, महानदी बेसिन यानी कि छत्तीसगढ़ का मैदान, और चौथा जो है दंडकारण्य का पठार। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, महानदी का मैदान निम्नलिखित में फैला हुआ है। तो महानदी के मैदान की यदि हम बात करते हैं तो महानदी जो है सिहावा पर्वत से इनका उद्गम होता है और इस तरह से ये बहते हुए रायगढ़ जिले से बाहर निकलकर उड़ीसा में प्रवेश करते हैं। तो ये महानदी हो गया और इसकी कई सहायक नदी है, ये सब सहायक नदी है। तो ध्यान रखेंगे सबको।
तो ये जो क्षेत्र है केवल महानदी बेसिन के अंतर्गत आता है और यहीं पे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है मध्य छत्तीसगढ़। तो महानदी का मैदान मध्य छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। ठीक, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। कुरुषपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? कुरुषपाल शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट शिलालेख है और इस शिलालेख से हमें सोमेश्वर देव प्रथम के बारे से जानकारी मिलती है, जिसमें सोमेश्वर के विजय का भी वर्णन हमें इसी शिलालेख से प्राप्त होती है। देखिए कुरुषपाल शिलालेख, ये जो शिलालेख है तिथि विहीन शिलालेख है। सोमेश्वर प्रथम के बारे में इसकी जानकारी मिलती है। अब यहाँ पे जो है सोमेश्वर प्रथम का विजय अभियान और प्रशस्ति का उल्लेख मिलता है। देखिए सोमेश्वर प्रथम कुरुषपाल शिलालेख कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक समस्याओं का निदान भी किया है। समकालीन राजाओं के नाम इससे ज्ञात होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समकालीन राजाओं के भी नाम इससे हमें देखने को मिलता है। राजाओं के नाम इनके राज्य या राजधानी के नाम के साथ उल्लेखित है। जगदलपुर से पश्चिम दिशा में 33 किलोमीटर दूर कुरुषपाल ग्राम स्थित है और यहीं से शिलालेख को प्राप्त किया गया है। देखिए यदि हम शिलालेख की बात करते हैं तो इसमें नागरी लिपि और संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है और इस शिलालेख में कुल 39 पंक्तियां है, इसे भी आप ध्यान रख लेंगे। तो ये कुछ फैक्ट है कुरुषपाल शिलालेख के बारे से, इन सब फैक्ट को आप याद रख लेंगे। तिथि विहीन है, सोमेश्वर प्रथम की जानकारी मिलती है जिसमें उसके विजय अभियान और प्रशस्ति का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। इसमें समकालीन राजाओं के भी उल्लेख मिलता है हमें। ठीक, और शिलालेख जो है नागरी लिपि और संस्कृत भाषा में है और कुल 39 पंक्ति में वर्णन किया गया है चीजों को। तो इतना सारा बात है, आप ध्यान रख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चित्रांगपुर को किस राजवंश ने राजधानी बनाया? तो चित्रांगपुर को जो है पांडु राजवंश ने राजधानी बनाने से आप ध्यान रख लेंगे। और पांडु वंश के जो आदि पुरुष जो है उदयन कहलाते हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। और प्रतापी जो शासक हैं महागुप्त बालार्जुन, इन सब चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए डिटेल्स और भी किसी वीडियो में आपको दे दूंगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, रतनपुर के किस राजा के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? तो किसके कार्यकाल में? तो सीधी सी बात है रघुनाथ सिंह के कार्यकाल में भास्कर पंत। कब? तो भास्कर पंत कब आक्रमण किया? तो 1741 ईस्वी में आक्रमण किया। इस समय जो राजा है वो रघुनाथ सिंह है, इसे भी आप ध्यान रख लेंगे, रघुनाथ सिंह। और जो परिणाम की बात करते हैं तो इस समय जो है रतनपुर जो क्षेत्र है वो अप्रत्यक्ष रूप से नागपुर के हाथों में चला जाता है। ठीक, तो ये सब बातों पे आप ध्यान रख लेंगे। और जो रघुनाथ सिंह जो है मराठा के अधीन प्रथम छत्तीसगढ़ के शासक रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सन 1855 में छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो 1855 की हम बात करते हैं तो इस समय जो छत्तीसगढ़ के जो डिप्टी कमिश्नर थे वो है ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज सी इलियट। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रख लेंगे। आपको बता दूं कि 1854 में रायपुर, रतनपुर और धमतरी, तो रायपुर, रतनपुर, धमतरी को क्या बनाया गया? तहसील बनाया गया। और ये जो क्षेत्र है नागपुर के अधीन था। नागपुर में जो है कमिश्नर बैठते थे और यहाँ जो है डिप्टी कमिश्नर बैठते थे। डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट का इस समय क्या होता है यहाँ पे पदस्थापना होता है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। और दूसरा जो है यदि हम बात करते हैं 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा प्राप्त होता है और इसी समय छत्तीसगढ़ में डिप्टी कमिश्नर की जगह पे कमिश्नर का पद का सृजन कर दिया जाता है और प्रथम कमिश्नर भी जो है चार्ल्स सी इलियट होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 1854 में छत्तीसगढ़ जो है डिप्टी कमिश्नर जिस क्षेत्र में आता था तो यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर के तौर पे चार्ल्स सी इलियट की नियुक्ति हुआ और 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर के स्थान पे कमिश्नर का पदस्थापना होता है और यहाँ पे प्रथम कमिश्नर जो है चार्ल्स सी इलियट को ही बनाया जाता है। ठीक, इतना सारा बातें हैं, ध्यान में रख लेंगे। तो दोस्तों टेस्ट सीरीज आप खरीद लेंगे, यदि आप नहीं खरीदे अभी तक तो आप परचेज कर लीजिए और कोई भी समस्या होगा तो आप दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों यही तक था हमारा आज का वीडियो। आपको यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा देखने को ही मिलता रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बढ़िया से पढ़िए, मस्त रहिए। थैंक यू।